गुड मॉर्निंग टू ऑल 10th क्लास स्टूडेंट्स। कल हमने बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाक्रम पढ़े। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद यानी श्रीलंका में सिंगलियों की संख्या ज़्यादा थी, तो इसका क्या वहाँ की राजनीति पर, वहाँ के समाज पर प्रभाव पड़ा, देखिए आप। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र देश बना। सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या के आधार पर, यानी उनकी संख्या ज़्यादा थी, बहुसंख्या के आधार पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा, यानी कब्जा जमाना चाहा, उनका दबदबा बनाना चाहा उन्होंने। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। यानी उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी, ये लगभग 74% थे, तो इन्होंने अपना राज बनाने के लिए कुछ कदम उठाए। उन कदमों के बारे में अभी आगे देखते हैं। क्या क्या कदम उठाए। नंबर 1, 1956 में कानून बनाया गया। किसने बनाया? अभी सिंगलियों ने बनाया, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके, तमिल को दरकिनार का मतलब यहाँ पर है एक साइड में रख दिया, उनकी हर बात को नामंजूर कर दिया गया, उनको इग्नोर कर दिया गया। तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी श्रीलंका की राजभाषा क्या बना दी गई 1956 में? सिंगली राजभाषा। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी बना दी। यानी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जो नौकरी मिलेगी उसमें सबसे पहले किसको दी जाएगी? सिंगलियों को। फिर नेक्स्ट किया इन्होंने, बौद्ध धर्म को मानने वाले, जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनको संरक्षण देने के लिए संविधान में नए नियम बनाए गए। यानी उनकी सुरक्षा करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन और बनाए गए, और सिंगलियों का धर्म ही बौद्ध धर्म था। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका में जो रहने वाले तमिल लोग थे उनको नाराज कर दिया। तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उसमें बेगानापन बढ़ाया। यानी बेगानापन होता है जब किसी को इग्नोर कर देते हैं, किसी भी हिस्से में उनको शामिल नहीं करते हैं। तब उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगलियों के नेतृत्व में जाने वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा को और उनकी संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है, यानी सीरियस नहीं है, कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले सिंगली और उनके साथ जो जो पार्टी आई हैं वो सारी की सारी तमिलों के प्रति लापरवाह हैं। तमिलों की जो भी इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों के साथ उनके साथ भेदभाव हो रहा है। नौकरी नहीं मिल रही, और जो योजनाएं चलाती सरकार गरीब लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, वो कोई उनको नौकरियां और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनके हितों की अनदेखी की जा रही है, और अंत में ऐसा हुआ कि सिंगली और तमिलों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से नुकसान हुआ भी, आपसी संबंध इनके बिगड़ गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई हुई, यानी जो अल्पसंख्यक थे इन्होंने अपनी अलग पार्टियां बनाई, और तमिल को, उनकी डिमांड क्या थी भी? तमिल को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। यानी इनकी क्या मांग थी? प्रश्न अगर यह आ जाता है कि श्रीलंकाई तमिलों की मुख्य मांगें क्या थी, तो श्रीलंकाई तमिलों की मुख्य मांग ये थी कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग थी उनकी। इसके लिए संघर्ष किया। आ सकता है प्रश्न ये।
लेकिन तमिलों की आज़ादी वाले इलाके की स्वायत्तता, तमिलों की आबादी है भी, तमिलों की आबादी वाले, जहाँ पे तमिल ज़्यादा थे, तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नज़रअंदाज कर दिया गया। यहाँ भी उनकी मांगे नहीं सुनी गई। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, यानी 1980 के दशक में उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम की सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। फिर दो समुदायों के बीच, यानी दो समुदाय हो गए, एक तो हो गया सिंघली, दूसरा क्या था, तमिल। तमिल यहाँ पे दो हैं, एक तो श्रीलंका के ओरिजिनल निवासी हैं और एक हमारे देश के निवासी हैं जो कि मजदूरी करने के लिए तमिलनाडु, श्रीलंका गए थे तमिलनाडु से। दो समुदायों के बीच श्रीलंका में आपसी टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृहयुद्ध में बदल गया। परिणीत का मतलब बदलना। यह टकराव गृहयुद्ध में परिणीत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए हैं। यानी अनेक जो परिवार हैं जिनको लड़ाई झगड़े डर लगता है, चाहे तमिल के हों चाहे सिंघली हों, वो अपने देश श्रीलंका से भागकर दूसरे देशों में छिपकर रहने लगे हैं। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। आपने पढ़ा है कि अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय में कि हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। वहाँ के गृहयुद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियां पैदा हुई। तो ये जो गृहयुद्ध श्रीलंका में फैला, उसका मुख्य कारण तमिलों को नज़रअंदाज करना था। और अल्पसंख्यक थे तमिल, इनको किसी भी बात में शामिल नहीं किया गया, न सरकार की किसी भी योजना में, न सरकार की कोई योजना इनके फायदे के लिए होती थी, न शिक्षा में, न रोजगार में, कहीं भी। अब आ जाओ बेल्जियम। ये हमने श्रीलंका वाली कहानी पढ़ी, अब से बेल्जियम। श्रीलंका से अलग हुआ, श्रीलंका से अलग रास्ता बेल्जियम वालों ने अपनाया। यानी यहाँ पे तो श्रीलंका में तो गृहयुद्ध का रास्ता छोड़ दिया, तो श्रीलंका, बेल्जियम में क्या किया, 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो। यानी 1970 से 1973 तक 4 संशोधन किए उन्होंने, और वो किस लिए कि देश में अगर कोई भी व्यक्ति रहता है, चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, उसको ये न लगे कि मेरे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्थाएं की वे बहुत ही कल्पनाशील है, यानी कल्पना ही कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया, तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल को देखें, इनकी क्या क्या बातें थी। नंबर 1, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर जो अल्पसंख्यक थे और बहुसंख्यक थे, दोनों को बराबर बराबर MP होंगे। फिर दूसरा पॉइंट, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। यानी सेंटर की जो पावर होती हैं वो क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई हैं। यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं, राज्य सरकार अपने काम खुद कर सकती हैं। थर्ड है, ब्रुसलेस में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। यहाँ भी दोनों समुदाय हैं वो अलग अलग नहीं हैं, एक ही, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यहाँ पर। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसलेस में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। नेक्स्ट है भी थर्ड, सरकार
भी केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अलावा काम करती है। सरकार जो है केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, निश्चित रूप से जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी ये जटिल है, लेकिन ये व्यवस्था काफ़ी सफल रही। इससे मुल्क में गृहयुद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृहयुद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़े में बंट गया होता। आज जबकि अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया है, तो उसका हेड ऑफिस भी ब्रुसेल्स में ही है। यानी ये पूछें आपसे प्रश्न छोटा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। तो आज तक के लिए इतना ही भी। धन्यवाद सुनने के लिए, और अपना एडमिशन जल्दी से जल्दी करवाएं, वरना आपका जो ऐप है वो बंद होने जा रहा है।